ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਨੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ चाहूँगा जिन्होंने सानू इस काबिल बनाया कि ਅਸੀਂ किसी भी कंपनी प्रेजेंटेशन दे सकी। आगे की बात मैं हिंदी में करना चाहूँगा और जो मैंने अब तक बोला उसको दोबारा एक बार बताऊंगा। दोस्तों मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और अपने मेंटर पीयूष सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे सकें। दोस्तों मैं अरुण कुमार पंजाब स्टेट से शहर खन्ना से बिलोंग करता हूं, जहां हम तीन ब्रदर मिलकर बिजनेस में हैं और जहां हम लोगों को राइस और पल्सेस की होलसेल सप्लाई का काम करते हैं। तो क्या दोस्तों आज के इस सफर में आप जानना चाहेंगे, जैसे हम सभी शेयर मार्केट में मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, तो क्या आप एक ऐसी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे जिसने कि अपने लाइफ टाइम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट को 11 करोड़ रुपए बना दिया हो? तो मैं आपको उसी सफर पर आज आगे ले चलता हूं। वो कंपनी हमारे पास एनबीएफसी सेक्टर के अंडर आती है, जिसमें कि अंदर सब कैटेगरीज हैं: एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वगैरह वगैरह आदि। सितंबर 2019 तक टोटल 9500 कंपनीज आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड थी इस सेक्टर में। एनबीएफसी को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आरबीआई, ताकि किसी भी तरह की कस्टमर को परेशानी ना हो। ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको डिमांड डिपॉजिट्स अलाउड नहीं होता। मोटे तौर पर अगर ब्रॉडर व्यू से देखें तो एनबीएफसी अलग अलग सेगमेंट्स में लोन्स प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर, ऑटो कंपोनेंट्स, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, इन सब सेक्टर्स में कंपनीज ये अपना लैंडिंग का काम करती हैं। पूरे ब्रॉडर व्यू से अगर इंडियन इंडस्ट्री को देखा जाए, वो 51.47 लाख करोड़ की टोटल इंडस्ट्री है, जिसमें कि ये लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर, कंज्यूमर बेस के ऊपर और अदर इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जहां से कि हेल्दी रिटर्न इनको मिलता है। एनबीएफसी बैंकिंग के अलावा क्यों इतने पॉपुलर हैं, हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक झलक लेंगे कि ये कैसे कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं। तो इनका कस्टमाइज्ड लोन अप्रोच होता है। कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये लोन को मॉडिफाई कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो कि एक कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्विक डिस्पर्सल ऑफ फंड्स, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करते अपने फंड्स को डिस्पर्स करने के लिए कस्टमर एंड को। डॉक्यूमेंटेशन इनका बहुत मिनिमम रहता है। जो अनसर्व सेक्टर है, ये उसको बहुत जल्दी अपनी रीच बनाकर पैन इंडिया प्रेजेंस पर उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं। और इनका रिकवरी मैकेनिज्म, जो अपना पैसा इन्होंने आगे लैंड किया होता है, वो रिकवरी मैकेनिज्म इनका बहुत एफिशिएंट रहता है, जो कि पीएसयू सेक्टर में थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि वो इतना प्रॉपर एफिशिएंटली नहीं काम करता। तो दोस्तों क्राइसिल के अकॉर्डिंगली, जो एक रेटिंग एजेंसी है, अगर हम बात करें पूरे एनबीएफसी सेक्टर की, तो 2010 से 2018 तक उसने 20% की सीएजीआर से ग्रो किया, जो कि 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। आज रिसेंट सिनेरियो में 2021 से 22 तक जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 27 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास पहुंच जाएगा। टोटल 27 करोड़ की बिजनेस के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि 6 से 8% का सीएजीआर हमें देगा। और 2023 तक आते आते ये 30 लाख करोड़ की बिजनेस के ऊपर पहुंच जाएगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर पहुंच जाएगा, जो कि हमें 8 से 10% का सीएजीआर देगा। तो अगर हम इस सेक्टर के एनालिसिस की बात करें, अभी हमने पूरे इंडस्ट्री की बात की, पूरे इस सेक्टर एनबीएफसी सेक्टर की बात करें, तो इंडिया के अंदर जो ये कंपनीज लिस्टेड है हमारे पास, उनके अंदर टॉप 8 कंपनीज हमारे सामने हैं, जिनमें कि रिटेल फाइनेंस के अंदर बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा एक अपने आप में प्लेयर है। एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड इश्योर कंपनी है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस में काम करती है।
चोलामंडलम और एसआर ट्रांसफिन व्हीकल फाइनेंस में काम करते हैं। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कंपनी में काम करती है। और आरईसी और पीएफसी गवर्नमेंट के पावर प्रोजेक्ट्स के पावर प्रोजेक्ट्स को पैसा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर हम अभी मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टोटल 275 कंपनीज का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें टॉप 11 कंपनीज हैं जो वो 8 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 80% के आसपास मार्केट कैप लेकर हमारे सामने है। जिसमें कि सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी बजाज फाइनेंस है, जिसका मार्केट कैप इन सब कंपनीज के 50% के आसपास है। सेल के तौर पर अगर हम देखें दोस्तों, तो दोनों प्राइवेट कंपनीज और पीएससी कंपनीज को मिलाकर टोटल सेल 2 लाख करोड़ के आसपास बनता है, जिसमें पीएफसी और आरईसी मेजरली 70,000 और 35,000 करोड़ की सेल करते हैं और बजाज फाइनेंस 26,000 करोड़ की सेल करता है। लेकिन प्राइवेटली अगर हम प्राइवेट कंपनीज को देखें तो बजाज फाइनेंस का स्टेक सबसे ज्यादा है, जो कि 27% है। और उसके बाद एसआर ट्रांसफिन का है स्टेक, जो कि 17,000 करोड़ के आसपास है। तो जैसा कि हमें पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कि हमारे पास एक मेजर प्लेयर निकल कर आ रहा है, बजाज फाइनेंस, जो कि रिटेल फाइनेंस में काम करता है। तो इनका एक बेसिक मोटो है, नेवर लेट ए क्राइसिस टू गो वेस्ट। जब भी मार्केट में किसी तरह की क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो ये अपने आप को एक बेटर वे से आगे लेकर आते हैं और उससे बाउंस बैक करते हैं। बजाज ग्रुप की ये कंपनी है दोस्तों, जो कि हमें हमारी स्लाइड में पूरा क्लियर हो रहा है। और बजाज फिनसर्व इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसका कि इस कंपनी के अंदर 52% का स्टेक है। और बजाज ऑटो लिमिटेड से ये 2008 में अलग हो गई थी और अपना फुटप्रिंट्स इसने अपने बनाने शुरू कर दिए थे उसके बाद। सबसे बड़ा बजाज फाइनेंस कंपनी का एक, जहां से ये कंपनी बहुत ज्यादा बूम की है, 0% इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को लोन प्रोवाइड करना। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेने गए, एसी लेने गए, तो जो उसकी बेसिक कॉस्ट है, हमें उसी कॉस्ट पर मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाकर ये हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप सोचते होंगे दोस्तों, ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? ये बैकएंड से जिस कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, वहां से उस कंपनी से पैसा बनाते हैं, जो कि अपने आप में कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने इसी दौरान ईएमआई कार्ड्स, जो कि इनके कस्टमर रेपिटेटिव कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग मेंबरशिप आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स इशू किए, ताकि अगर हमारे पास वो कस्टमर दोबारा आए तो उसकी पेपर वर्किंग कम से कम हो और हमें लोन डिसबर्सल के लिए कम से कम समय लगे। ये इनके लिए एक रिमार्केबल पॉइंट है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम किया। रेवेन्यू के ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू के ऊपर अगर बात करें तो 2001 से लेकर आज 2021 तक कंपनी ने 82 करोड़ से लेकर 26,000 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि 31% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। और आज ये 325 गुना अपने 2001 का 82 करोड़ का 325 गुना हो चुका है। इसी स्लाइड को अगर हम ग्रोथ के पैटर्न के ऊपर देखें कि कंपनी ने ईयरली बेसिस प्रीवियस ईयर से कितना ग्रो किया है, तो रिसेंट सिनेरियो में 2020 के बाद हमें ये बहुत ज्यादा डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि कोविड की सिचुएशन के कारण यहाँ पर हमें एक डिप मिला है। लेकिन कंपनी ने इस दौरान, इस पेंडेमिक में भी, बजाज फाइनेंस ने 11 करोड़ के हेल्थ ईएमआई कार्ड इशू किए हैं, जिसमें कि कस्टमर्स को वेरियस हॉस्पिटल रिलेटेड नीड्स अपनी पूरी करने का मौका मिला। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कंपनी के लिए। प्रॉफिट के तौर पर अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने 2001 में 19 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि आज 2021 में 4400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, जो कि 232 गुना है। और ये 20% सीएजीआर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी का जैसे जैसे ग्रो कर रही है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, जो कि कंपनी खुद पैसा कहीं से उधार ले रही है और आके हमें लेंडिंग कर रही है पैसे को, तो 2013 में वो कंपनी 9.5% के ऊपर पैसा खुद उधार पे ले रही थी। लेकिन वही पैसा आज हमें 6.72% के ऊपर ब्याज के ऊपर हमें पैसा मिल रहा है, जो कि
कंपनी के लिए एक हेल्दी साइन है, जो कि यहाँ पर एक कुशन प्रोवाइड करता है कंपनी को मार्केट में प्ले करने के लिए। उसी हिसाब से कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। जैसे जैसे कंपनी ने ग्रोथ किया है, इसी सीन में 2001 से 2021 तक कंपनी का रिजर्व 145 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि 31% CAGR से ग्रो किया है। जैसे जैसे कंपनी का रिजर्व ग्रो हुआ, उसी हिसाब से कंपनी का चार्ट भी हमें देखने को मिला है कि प्राइस में कितनी एप्रिसिएशन हुई है। कंपनी का प्राइस जनवरी 96 में 7 रुपए था, जो कि आज 2022 में 7500 रुपीज के आसपास है। अगर हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए होते जनवरी 96 में, तो आज वो अमाउंट हमारा 11 करोड़ के आसपास पहुंच चुका होता, जो कि 31% CAGR के आसपास है। 14 ईयर्स का फाइनेंशियली अगर हम कंपनी को देखें, तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2008 में अप्रोक्सीमेट 2500 करोड़ के आसपास था, जो कि आज 1 लाख अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। जैसे जैसे कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा, तो जिसकी की ग्रोथ 37% CAGR है, उसी तरह से कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ती गई, जो कि 332 करोड़ से लेकर आज 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। अगर हम 9 मंथ का रिजल्ट 2021 का और 9 मंथ का रिजल्ट 2022 का कंपेयर करें, तो उसमें सबसे ज्यादा कंपनी का ग्रोथ मॉर्टगेज लैंडिंग में और कंज्यूमर लैंडिंग में हुआ है, जहां से कंपनी ने काफी हेल्दी ग्रो किया है। यहाँ पर कंपनी ने खुद अपना ऑटो फाइनेंस बिजनेस में सिनेरियो कम किया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनका एनपीए का इशू आ रहा था। नेट एनपीए कंपनी का सेगमेंट वाइज अगर दोस्तों हम देखें, तो ऑटो फाइनेंस में, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, एंड कंपनी ने खुद अपना एनपी बिजनेस वहां पर कम किया है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इनको 6% के आसपास एनपीए आ रहा था, जबकि बाकी सारे सेगमेंट्स में जो ये कंपनी काम कर रही है, वहां पे एनपीए काफी कम है और नेग्लिजिबल के आसपास है। क्वालिटी के तौर पर अगर बात करें दोस्तों, हमने कंपनी का देखा कि कंपनी प्रीवियसली प्रीवियस हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्वालिटी के तौर पर अपने पीयर कंपिटिटर्स के साथ ये कंपनी किस तरह से आगे है, पीछे है, या किस तरह से ये बेटर अपने आप को आगे लेके आती है, तो हम अभी आने वाली स्लाइड में उसके ऊपर एक नजर डालेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का पूरे सेक्टर में 4400 करोड़ के आसपास है, जबकि एवरेज पूरे सेक्टर की 3800 करोड़ के आसपास बनती है। पूरा सेक्टर 42,000 करोड़ का प्रॉफिट करता है, जिसमें कि आरईसी और पीएफसी दो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, जो कि पीएसयू सेक्टर से आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें, तो बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है प्रॉफिट में, जो कि 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से अगर हम बात करें, जो कि इन्वेस्टर ने और कंपनी के रिजर्व्स का टोटल मिलाकर जो इक्विटी है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, तो बजाज फाइनेंस हमें 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, जो ऐसा ट्रांसपोर्ट और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वो भी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही हैं। मुथूट फाइनेंस 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। अकेले अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी बजाज फाइनेंस की बात करें, जैसा कि हमने कहा था 2008 के आसपास ये कंपनी बजाज ऑटो से अलग हुई और अपने खुद के फुटप्रिंट्स पैन इंडिया प्रेजेंस पर करने लगी, तो वहां से हमें देखने को मिला कि कंपनी 18% से लेकर अप्रोक्सीमेट 12%, जो कि नेगेटिव सिनेरियो आज की डेट में चल रहा है, कंपनी 18% से 20% के आसपास हमें रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड कर रही है। ये टोटल सेक्टर, जैसे लोन्स के ऊपर या अपना पैसा बाजार में लैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सबसे ज्यादा टोटल सेक्टर में पीएफसी और आरईसी ने बाजार में लोन्स दिए हुए हैं, जो कि 7 लाख करोड़ और 3,65,000 करोड़ के आसपास हैं, और इसमें रिसीवेबल अमाउंट 167 करोड़ और 140 करोड़ के आसपास है। अगर प्राइवेटली अगर हम बात करें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की, तो सबसे ज्यादा लोन डिसबर्समेंट बजाज फाइनेंस ने अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख करोड़ के आसपास किया हुआ है, और उसमें बोरोइंग्स उसकी 47 लाख करोड़ की हैं, 47,000 करोड़ की हैं। और ये बोरोइंग्स
47,000 करोड़, 45,000 करोड़ और 47,000 करोड़ टॉप की 4 कंपनीज के ऑलमोस्ट बराबर हैं, जबकि कंपनी का लोन्स बहुत ज्यादा आगे कंपनी ने दिए हुए हैं, क्योंकि ये लोन्स के बिजनेस में है और जितना ज्यादा इन्होंने लोन्स दिया होगा उतने ही इनके पास इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो दोस्तों, ये दो स्लाइड्स में देखने वाली बात ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का कितना है। हमने लोन्स तो बांट दिए, लेकिन उन लोन्स के अगेंस्ट हमें रिकवरी कितनी हुई और क्या लोन्स डेट इंस्ट्रूमेंट डेट टोटली डेट में चले गए या उनसे हमें इनकम हुई। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमारे पास 3 कंपनी सबसे कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली हैं, जो कि मन्नापुरम, मुथूट और बजाज फाइनेंस हैं। मन्नापुरम और मुथूट गोल्ड फाइनेंस में काम करती हैं, जबकि बजाज फाइनेंस रिटेल फाइनेंस में काम करता है। यहाँ पर एक जो कि बजाज फाइनेंस, जैसे हम वॉशिंग मशीन की बात करें या टीवी, फ्रिज, कार, किसी भी चीज ऐसी चीज की बात करें, वो एक डिकेइंग प्रोडक्ट है। जबकि गोल्ड फाइनेंस, जो कि गोल्ड एक एप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है, तो वहां पर एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और ये दोनों कंपनीज वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एनपीएम के तौर पर भी ये दोनों कंपनीज 33% और 27% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है। जबकि हमारी कंपनी बजाज फाइनेंस, जो कि आज अंडर डिस्कशन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसकी 1.79% है और उसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% के आसपास हमें यहाँ पर दिख रही है। ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ बजाज फाइनेंस हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 18% से 17% और 20% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 2011 से 2021 तक का टोटल ओवरऑल सिनेरियो है। तो जो हमारे मार्जिन हैं, उस चीज को सबसे मेजर क्या चीज इफेक्ट करती है, वो नेक्स्ट अभी आने वाली स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे। मेजर कंपनी लेंडिंग के बिजनेस में है, जो कि अपना पैसा मार्केट में उधार दे रही है। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कंपनी कहाँ से पैसा ले रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें फाइनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा है। जैसा कि हमने स्लाइड में बात की थी कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी का रिड्यूस होता जा रहा है 0.10% से आज 6.75% के ऊपर। और ये इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल, जो कि कोविड का सीन चल रहा है, कंपनी ने प्रोविजनिंग की हुई है 6,000 करोड़ की, जो कि नेक्स्ट ईयर में आते आते अगर सारी सिचुएशंस ओके रही और कोई थर्ड वेव ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना किया, तो ये सारा 6,000 करोड़ का चंक हमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा दोस्तों। अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखते हुए सोचें कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आज वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो उसके ऊपर आने वाले स्लाइड में हम एक निगाह डालेंगे कि वो कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। जैसे मैंने बात की थी, बजाज फिनसर्व इसकी प्रमोटर ग्रुप है और उसका 56% स्टेक है, ऑलमोस्ट 60% स्टेक अगर मानते हैं। तो रेस्ट 40% स्टेक में वो कौन कौन से लोग हैं। सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पर 24% का स्टेक लेकर हमारे सामने बैठे हैं, जो कि ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द स्टेक का हाफ है। रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स 9% का स्टेक, म्यूचुअल फंड 6% का स्टेक, रिटेल के पास बहुत कम निग्लिजिबल स्टेक है। इतनी अच्छी कंपनी का इतना कम स्टेक रिटेल पार्टिसिपेशन होना हमारे लिए गलत बात है और हमें इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए, जो कि कंपनी का हिस्ट्री हमें बता रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम डाटा के ऊपर बात करें फंडामेंटली, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने 5 साल में, 10 साल में और 15 साल में सेल्स में 39% से लेकर 30% का जंप दिया। प्रॉफिट में कंपनी ने 28% से लेकर 43% का जंप दिया और प्रॉफिट में कंपनी ने -21% से लेकर 13% का जंप दिया। करंट ईयर में हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कंपनी की सेल्स 16% से ग्रो होगी और प्रॉफिट 40% से और ईपीएस 40% से। लॉन्ग टर्म आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, 10 साल में, 5 साल में, कंपनी हम कंजर्वेटिव होकर मान रहे हैं ये 20% का हमें सीएजीआर का ग्रोथ देगी। उस अकॉर्डिंगली कंपनी आने वाले सालों में हमें 2000 सेल्स के अकॉर्डिंगली 2022 से कंपनी 2025 तक 1,37,000
हजार करोड़ की सेल पर पहुंच जाएगी। 2025 में ये रिमार्केबल 50,000 करोड़ की सेल क्रॉस कर लेगी, जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेट 40 to 50 कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि 50,000 करोड़ का सेल क्रॉस करेंगी। प्रॉफिट के हिसाब से ये कंपनी 2022 में हमें अप्रोक्सीमेट 6,000 करोड़ का प्रॉफिट देगी और 2030 तक आते आते हमें 22,000 करोड़ के प्रॉफिट तक ये कंपनी ले जाएगी। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो आज ये कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट हमें अर्निंग पर शेयर में दे रही है, जो कि 2030 तक आते आते 380 रुपीज हो जाएगा। ये सारे हमने बात की प्रीवियस ट्रेंड्स जो आज तक हो चुका। करंट सिनेरियो में आज क्या चल रहा है, तो हम करंट ट्रेंड की अगर बात करें तो 9 मंथ 2021 में जब कोविड का सिनेरियो चल रहा था तो कंपनी प्रॉफिट में -29% के ऊपर थी और सेल्स में या इनकम में +3% थी, जो कि आज 9 मंथ 2022 में 16% कंपनी का टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट रिमार्केबली 50% से इंक्रीज हुआ है कंपनी का, और मार्जिन कंपनी के ऑलमोस्ट वही स्टैंड खड़े हैं 17% से लेकर 23% के आसपास। और आने वाले समय में भी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 2022 कंपनी एंड करेगी 20% की टोटल इनकम के साथ, 14% कंजर्वेटिवली प्रॉफिट के साथ और 23% कंपनी का मार्जिन एज इट इज इंटैक्ट है। फ्यूचर में कंपनी का फेयर वैल्यू हमें कहां तक मिल सकता है? फेयर वैल्यू मीन्स जो हमें टेक्निकल चार्ट बताता है, ये वो चीज नहीं है। अगर नेगेटिव सिनेरियो में भी ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां हमें ये कंपनी मिल सकती है। 2022 में ये 2600 रुपए के आसपास है, जो कि 2030 तक हमें 11-12 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। टेक्निकली अगर हम चार्ट के ऊपर इस कंपनी को देखें तो हमने देखा कि कंपनी ने 1996 से अब तक 7 रुपए की जर्नी से 7500 रुपीज की जर्नी कंपनी ने अचीव की है। करंटली रिसेंट ट्रेंड में कंपनी ने यहां से एक बड़ा बाउंस बैक किया है, जो कि यहाँ हम कंपनी को सिप के फॉर्म में अकोमुलेट कर सकते हैं 10,000 शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। लेकिन मेजर कम्युलेशन कंपनी की हो सकती है अगर हमें यहाँ पर कोई फॉल मिलता है 7,000 रुपीज से लेकर 6,500 रुपीज के आसपास, हम कंपनी की मेजर कम्युलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सारी प्रेजेंटेशन थी ये एक स्टडी पर्पस के लिए थी। हम किसी भी तरह की एडवाइस नहीं देते, वो आप अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कंक्लूजन के तौर पर आपके पोर्टफोलियो में 3 से 5% स्टेक इस कंपनी का रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका आने वाला समय बहुत हेल्दी और वेल्दी हो। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।